नमस्कार मित्रों, आज हम वैदिक काल में महाकाव्य काल, महाजनपद काल और गणतंत्रात्मक राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसे जैसे मैं समझाता हूँ वैसे बोर्ड पे ध्यान देते रहें और एक एक टॉपिक और पॉइंट को है वो समझते रहें। ठीक है, अब अपन देखते हैं महाकाव्य काल। प्राचीन भारत में दो महत्वपूर्ण महाकाव्य माने गए हैं। एक महाकाव्य रामायण व दूसरा महाभारत है। महाकाव्य हमारे इतिहास के विपुल भंडार माने जाते हैं। इनसे हमें तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और राजा का पद प्रायः वंशानुगत होता था। राजा पीढ़ी दर पीढ़ी उस पद पर सुशोभित होते थे। देवीय शक्ति से राजा को युक्त माना गया था। राजा अपने आप में देवताओं के समकक्ष धरती पर शक्ति रखता था और जनता उनका उतना सम्मान भी है वो करती थी। राजा भले ही वंशानुगत होता था लेकिन वह निरंकुश नहीं होता था। उस पर जनता का नियंत्रण होता था। राजा को सिंहासन पर बैठते समय, राज्याभिषेक के समय धर्म की शपथ लेनी होती थी और उसके माध्यम से उसे जन कल्याण के कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता था। राजा का दायित्व प्रजा के सुख दुख में साथ देना होता था। जैसा महाकाव्य रामायण में हमने रघुकुल शिरोमणि श्री दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जो राजा हुए और आपने देखा होगा कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का खिताब जीता। उनका जीवन जनता के सुख के लिए, जनता की शांति के लिए, जनता के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च सुख है वो त्याग दिया था, जो हमारे एक आदर्श राजा का दर्शन कराते हैं। इसी तरह से उस काल में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी और मंत्री परिषद में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान व वरिष्ठ नागरिक होते थे। उन्हें योग्यतानुसार राजा के द्वारा पद दिया जाता था। उस समय शासन के जो विभिन्न विभाग होते थे जिन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता है, राजा प्रायः इन तीर्थों के मंत्रियों की सलाह लेकर कोई भी कार्य करते थे। बिना सलाह राजा कभी कोई कार्य नहीं करते थे। चाहे हम महाकाव्य काल में रामायण को देखें या महाभारत को देखें, आपने देखा होगा कि महाभारत काल में भारत जन्म के हस्तिनापुर के शासक महाराज धृतराष्ट्र और उनके दरबार में गुरु द्रोण, गुरु कृप, विदुर, भीष्म पितामह जैसे कई मंत्री बैठते थे, दरबारी बैठते थे और वे हमेशा उनकी सलाह से ही कार्य करते थे। उस काल में अगर राजा की आने वाली पीढ़ी में कोई असक्षम होता था तो उसकी जगह उसके भाई को वह पद दिया जा सकता था। नियमानुसार युवराज पद का चयन परिवार में ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाता था। ज्येष्ठ पुत्र ही
फॉर फ्यूचर में उस राज्य का शासक माना जाता था। लेकिन अगर अक्षमता होती तो उसके छोटे भाई को भी राज्य दिया जा सकता था। इस तरह के तमाम नियम थे। शासक अपने राज्य की सुरक्षा करता था, जनता के मनोरंजन का कार्य करता था, जनता के जन कल्याण के कार्य करता था और इसके अलावा तमाम तरह के वर्तमान की तरह ही राज्य की सुख सुविधा का ध्यान है वो रखते थे। इसके बाद अपन देखते हैं महाजनपद का। महाजनपद के बारे में अपन देखते हैं तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये 16 महाजनपद यहाँ पर दिए गए हैं। उसमें जनपद का रूप धारण कर लिया, यानी एक भौगोलिक स्थायी आधार पर वे एक साम्राज्य के रूप में पूर्ण रूप से बस गए थे और उन्होंने जो विशेष तौर से जन की जगह जनपद का रूप धारण कर लिया था। छोटे छोटे राज्य हैं उनका विलय करके जन और उससे बड़ा जनपद स्तर की इकाई बनी थी। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। और इस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है कि उस समय में भारत में 16 महाजनपद थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये महाजनपद। हर जगह हर स्तर, चाहे कॉलेज स्तर हो, स्कूल स्तर हो, हर जगह ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इनको अच्छे से याद करें, 2-3 बार रिपीट करें ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाए। अब देखते हैं अपन 16 महाजनपद। पहले बोलेंगे महाजनपद का नाम और फिर बोलेंगे उसकी राजधानी। तो देखिए पहला महाजनपद है अंग। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। मगर ये भाई उस समय का एक महत्वपूर्ण जनपद था और इसकी राजधानी पहले गिरिव्रज व राजगृह थी और बाद में धीरे धीरे पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में भी आपने मगध जनपद के बारे में जरूर सुना होगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा काशी जनपद। और काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी, जिसको वर्तमान में काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो काशी जनपद की राजधानी वाराणसी। कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। देखो नाम से स्पष्ट है, वज्जी और वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। मल्ल जनपद की राजधानी कुशीनारा व पावा। मल्ल जनपद की राजधानी कुशीनारा और पावा। इसी तरह से चेदी जनपद की राजधानी शक्तिमती। अब नाम से स्पष्ट है, चेदी शक्तिमती। चेदी जनपद की राजधानी शक्तिमती। वत्स जनपद और वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी। इसी तरह कुरु जनपद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो नई राजधानी मानी जाती है। पांचाल द्रौपदी, पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री, वही पांचाल, और उसकी राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य थी। अहिछत्र और काम्पिल्य पांचाल जनपद की राजधानी। फिर है मत्स्य जनपद, ये अपने राजस्थान में स्थित है, अलवर के आसपास का क्षेत्र, और इसकी राजधानी विराट नगर थी, जिसको वर्तमान में बैराट कहते हैं। बैराट आया हुआ वर्तमान में जयपुर में, लेकिन उस समय में बैराट विराट नगर के नाम से जाना जाता था और यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसी तरह से सूरसेन प्रदेश, और सूरसेन प्रदेश की राजधानी है मथुरा, ठीक है। अश्मक की राजधानी है पौतन, ये दक्षिण भारत का एक जनपद माना जाता है। अश्मक
अश्मक की राजधानी कौन सी है? पोतन। इसी तरह से अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती उज्जैन, और इसकी आपने एक महिष्मती और उत्तरी राजधानी सुनी होगी। फिर है गांधार, ये भारत के पश्चिमोत्तर का एक प्रमुख महाजनपद है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, आपने सुना होगा धृतराष्ट्र की पत्नी दुर्योधन की माता गांधारी, ये गांधार की थी। और वो गांधार जनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला का नाम सुना ही होगा, प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय, और जहाँ पर आपने देखा होगा कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही पूर्ण की थी। 16वां जनपद है कंबोज, और कंबोज की राजधानी राजपुर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए 16 महाजनपद। एक बार वापस अपन इसको रिपीट करते हुए समझते हैं। तो देखिए, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिवृष या राजपुर, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वज्जीसन राजधानी वैशाली, मल कुशीनगर व पावा, चेदी राजधानी शक्तिपति, वत्स राजधानी कौशाम्बी, कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल राजधानी अहिछत्र व कांपिल्य, मत्स्य राजधानी विराटनगर, सुरसेन राजधानी मथुरा। इसी तरह से अश्मक राजधानी पोतन, अवंती राजधानी उज्जैन, गांधार राजधानी तक्षशिला, और 16वां महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर मानी जाती थी। तो आप इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपके ध्यान में है वो रह जाएंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं गणतंत्रात्मक राज्य। उस समय में विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में कई गणराज्यों की जानकारी मिलती है, जहाँ मतलब जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के माध्यम से ही शासन चलता था। तो ये छोटे छोटे उस समय में 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। अब देखो, आपने गणराज्य में पहला आता है कपिलवस्तु के शाक्य, नाम सुना हुआ है कपिलवस्तु, जो नेपाल की तराई में आया हुआ है। और आपने देखा होगा कि लुम्बिनी गांव में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और वे कौन से गणराज्य से थे? शाक्य गणराज्य। तो ये तो आपको याद होगा कि कपिलवस्तु के शाक्य, रामागम के कोलिय, सुनसुन गिरी के भग, अलकप के बुली, केसपुत के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपली वन के मौर्य, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, ये 10 गणतंत्रात्मक राज्य उस समय में मौजूद थे। वापस से एक बार अपन देखते हैं। तो देखिए, कपिलवस्तु के शाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। कपिलवस्तु के शाक्य, रामागम के कोलिय, सुनसुनगिरी के भग, अलकप के बुली, केसपुत के काला, कुशीनारा के मल, पावा के मल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशीनारा या कुशीनगर के मल और पावा के मल, पिपली वन के मौर्य, मिथिला के विदेह, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथिला के विदेह। ठीक है, मिथिला आपको पता होगा माता सीता जानकी कौन से प्रदेश की थी? मिथिला। वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के कौन थे? लिच्छवी। तो इस तरह से भारत में 10 महाजनपदों की, 10 गणराज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। और उस समय में अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारत में 16 महाजनपद स्थित थे।
अब हम देखते हैं वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। अपन ने देखा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं में महाजनपद के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में, जैन ग्रंथों के अनुसार 10 गणराज्यों के बारे में पढ़ा। अब हम वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में लोगों का सामाजिक जीवन सीधा सरल था और वहाँ पर वर्ण व्यवस्था विशेष रूप से देखने को मिलती है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, इम्पोर्टेंट है याद रखना, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कालांतर में उस समय में एक सामाजिक प्रणाली को चलाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कई विसंगतियां आनी है वो शुरू हो गई थी। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्णन मिलता है कि वर्ण की उत्पत्ति एक परम पुरुष ब्रह्म के द्वारा हुई है और जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई उसके आधार पर समाज में उस वर्ण को स्थान दिया गया था। जैसे परम पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। और जिस प्रकार उत्पत्ति मानी उसी तरह से उनको स्थान भी दे दिया। हालांकि पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म प्रधान थी, कर्म के आधार पर कार्य चलता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था जन्म प्रधान हो गई थी। पूर्व वैदिक काल में कर्म प्रधान थी, क्योंकि एक पंक्ति मिलती है और उस पंक्ति में लिखा हुआ था कि मेरे पिता भेषज हैं, मेरी माता अनाज पीसती हैं और मैं मजदूरी का कार्य करता हूँ, जिसमें परिवार के सदस्य अलग अलग कार्य है वो करते दर्शाए गए हैं। इसी तरह से धीरे धीरे समाज में विसंगति आती रही और उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था जन्म प्रदान हो गई, अर्थात जिसका जैसा जन्म जिस वर्ण में हो गया उस वर्ण के अनुसार ही उसे श्रेष्ठ या कमजोर माना जाने लगा। यह विसंगति उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली थी। व्यक्ति ने उच्च वर्ण में जन्म ले लिया, भले उसमें उच्च वर्ण के गुण नहीं थे, लेकिन वह उच्च गुण के तमाम सुख व सुविधाओं को प्राप्त कर सकता था। उसका समाज में वो स्थान मान लिया जाने लगा। इसी कारण इस व्यवस्था या वैदिक काल के सनातन धर्म से लोगों का थोड़ा जुड़ाव है वो कम होना शुरू हुआ था, क्योंकि धीरे धीरे समाज में कई कर्मकांड, कुरीतियाँ, बलि प्रथाएं ऐसी प्रचलित हो गई थी कि समाज में लोग ईश्वर की प्राप्ति को कठिन समझने लग गए थे। लेकिन उस समय में मानव जीवन
को कैसे व्यतीत किया जाए, एक वैज्ञानिक तरीके से हमारा सुव्यवस्थित जीवन कैसे यापन किया जाए, इसके बारे में हमें आश्रम व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और आश्रम व्यवस्था का विकास भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पूर्व वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था सफल विकसित नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था सफलतापूर्वक चलने लगी थी। मानव के इतिहास में संपूर्ण विश्व में अगर मानव जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जीने का तौर तरीका सिखाया है, प्रत्येक उम्र के हिसाब से व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, अगर ये सब सिखाया है तो इसमें निसंकोच हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति ने सिखाया है। क्योंकि आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक लक्ष्यों का समन्वय स्थापित करते हुए उनका आपस में समय और उम्र के हिसाब से उपयोग करते हुए, अपनाते हुए सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सके। उस समय में आश्रम व्यवस्था को एक व्यक्ति की औसत उम्र 100 वर्ष मानकर आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी। मानव जीवन में 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। उस समय में आश्रम पहला आता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों के लिए एक एज लिमिट थी। 10 या 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में मानव गुरु के समक्ष रहकर, गुरु के आश्रम जिसे अपन विद्यालय, विश्वविद्यालय कह सकते हैं, में रहकर गुरु व गुरु माता के चरणों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। जब शिक्षा पूरी होती तो उसके बाद गुरु दक्षिणा देकर विदा होते और उनके जीवन का दूसरा पड़ाव या आश्रम आता था जिसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में मानव अपना सांसारिक जीवन, काम पुरुषार्थ, शादी, विवाह, पुत्र प्राप्ति आदि तमाम कार्य कर एक गृहस्थ आश्रम के रूप में जो नियम व दायित्व होते थे उनका निर्वहन करता हुआ जीवन यापन करता था। इसके बाद जब वह प्रौढ़ होने लगता तब वह सांसारिक मोह माया, काम, क्रोध, लोभ, लालच आदि को त्याग कर शरीर को कष्ट देने के लिए जंगल में, वन में प्रस्थान करता था और जहाँ पर अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देता, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहता, सांसारिक काम वासना से दूर रहता और उसका जीवन का अंतिम लक्ष्य, आज भी हमारा भी एक अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति और
उस समय में चौथे आश्रम संन्यास आश्रम, जिसकी उम्र 75 से 100 वर्ष होती थी, तो उसे संन्यास आश्रम में एक स्थान पर, निर्जन स्थान पर बैठकर या तो वो योग विद्या से या अन्य माध्यम से अपनी देह का त्याग करके मोक्ष धाम की, अक्षरधाम की प्राप्ति करता था। व्यक्ति ने अपना जीवन, जिसमें भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक सभी लक्ष्यों का समन्वय स्थापित किया और समन्वय स्थापित करके उसने एक उम्र के हिसाब से कार्य किया और अंत में जो मानव जीवन का परम लक्ष्य होता था, मोक्ष प्राप्ति, और वह मोक्ष की प्राप्ति का हकदार है, वो बनता था। ऐसा माना जाता था कि अगर मनुष्य सही तरीके से जीवन यापन करता है, अपने नियम दायित्वों का निर्वहन करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती और मोक्ष की प्राप्ति के बाद उसे वापस इस संसार में जीवन यापन के लिए आना नहीं पड़ता था और उसका पुनर्जन्म से मुक्त हो जाना प्रायः पाया गया था। थैंक यू। आज इतना ही।